काम करता हूँ। आज मैं सभा की शोभा बढ़ा रहे डॉक्टर दीक्षित जी और आदरणीय चंद्रकिशोर जी, मजदूर भाई और नवीन जी और सभी भाई बंधु। मैं ही शायद एक ऐसा आदमी हूँ जो आचार्य प्रमोद जी के बारे में सबसे कम जानता है। जैसा मधुर जी ने बताया था, एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैंने विज्ञान की कीमत पर कभी कुछ नहीं किया। साहित्य में रुचि रही, पर मैंने उसको कभी प्रमुखता में नहीं आने दिया। मैं किसी भी हालत में अपने साइंस को किसी तरह से कुछ नहीं देना चाहता था। तो मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता था साइंस में। तो मैं बहुत लोगों को नहीं पढ़ भी कैसे सकता हूँ। मैं विज्ञान की किताबें पढ़ूँ, जर्नल्स पढ़ूँ कि मैं साहित्यकार हूँ। बहुत लोग छूट गए। संजोग अच्छा था कि एक बार मैंने बात पहले बताया था, एक बार बेहोर जी मेरे घर आ गए और मैं समय उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चरल पॉलिसी पर काम कर रहा था। समय पर बहुत थोड़ा समय था, उसको पूरा करना था। उसी बीच में वो आए हमारे पास। वो साहित्य भूषण के लिए संशोधित कराने के लिए आए थे। पर आप जानते हैं, जब एक साहित्यकार के पास आके बैठ जाएगा, 5-10 मिनट का काम तो होगा नहीं। वैसे तो हम कसरत करते तो चले जाते हैं, पर हम लोग बहुत देर तक बैठे और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैं बड़ा चकित रहा उनके बारे में जानकर, और अफसोस भी मन को हो रहा था कि मैं इनको जानता नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता नहीं जो इतना बड़ा साहित्यकार है। जैसा अभी किसी ने कहा कि भले वो अपनी कविता के नाते और किसी के नाते इससे कुछ न हुए हो, वो जाते जाते उसको एक किताब दे गए, छंद विधान। और मैंने जैसा आपको बताया कि अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद उन कागजों को अलग रख करके मैं झटपट उस किताब को देखने लगा, तो मेरी इतनी रुचि बढ़ी कि मैं सरसरी निगाह से अपनी किताब पढ़ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा ये हिंदी साहित्य का छांदस की विरासत अगर आप देखें, मैं सोचते करीब 850 या 850 के करीब छंदों का वर्णन किया हुआ। बताइए आप किसी कल्पना कोई कर सकता है कि नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में संस्कृत और हिंदी को मिला करके 850-850 प्रकार के छंद हैं, जिनके लक्षण और उनको उदाहरण सहित उन्होंने प्रस्तुत किया। ये ऐसा काम था जो मेरी समझ से एक शोधार्थी के नाते मैं सोचता था कि ये काम किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को करना चाहिए। पर वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम से बाहर रह करके एक खोजी साहित्य, एक ऐसा शोध किया, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी कि वो छंद विधान भी नहीं था, वो पूरा का पूरा काव्य शास्त्र। मेरा मानना है कि पूरा काव्य शास्त्र है। और इन छंदों के अलावा काव्य रस के बारे में, अलंकार के बारे में, काव्य दोष के बारे में क्या क्या नहीं लिखा गया। पर अफसोस मुझे मालूम नहीं कि वो ऐसी एक पुस्तक है जो यूनिवर्सिटी में के पाठ्यक्रम में होना चाहिए, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। हमें मालूम नहीं कि वो किताब कभी पाठ्यक्रम में रही या नहीं रही, पर वो डिजर्व करती है, वो किताब वहाँ होनी चाहिए। दुर्भाग्य क्या है कि आज छंद की कोई बात नहीं करता है। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर दीक्षित ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था और बताया था कि जो कविता लिखने वाले थे, अब उनकी कोई बात नहीं करता है। ये जो गद्य लिखते हैं और अपने को कवि करते हैं, वो वही अपने को मुख्यधारा के मानते हैं, उसी को कविता मानते हैं। हमारी छंदस कविताओं को कोई कविता मानता ही नहीं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के घर एक कवि गोष्ठी रखी गई थी।
10-12 लोग थे, 13 लोग थे, मुझे भी उन्होंने बुलाया था। तो सारे के सारे गद्य लिखने वाले लोग थे। तो जो संचालक महोदय थे वो भी किसी पीजी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो भी अपने को महाकवि कहते हैं। तो जैसे कोई एक कवि को बुलाते तो उसके बारे में बताते, वो कविता पढ़ता, जब वो चुप हो जाता तब लगता कि जब कविता खत्म हो। जब वो कविता पढ़ के चुप हो जाता तब लगता कि वो कविता खत्म हो। कोई ताली नहीं बजाता। वो कहते हैं कि ताली तो नाच गाने में बजाई जाती है, कविता के लिए नहीं बजाई जाती। फिर उन्होंने हमारे मित्र को का नाम दिया। कुमार मित्र गजलें लिखते हैं, किताब भी है उनकी, पर वो ऐसे मानसिक दबाव में आ गए कि उन्होंने वही गद्य कविता पढ़ी। बड़ा मजा आया। मैंने कहा क्या बात है भाई। फिर अंत में मेरा नाम आया, तो आप जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम दिया, बताया कि बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक है, पर इनको साहित्य में इनकी रुचि है, ये बहुत अच्छी एक पत्रिका निकालते हैं और ये छांदस कविता लिखते हैं। ये परिचय देखिए, ये छांदस कविताएं लिखते हैं, ये मेरा परिचय था। अब वो कविता की बड़ाई कर रहे थे, मेरी बड़ाई कर रहे थे, या उसको बुराई कर रहे थे, ये आपको सोचने की बात है। मैंने उनको एक कविता सुनाई, धन्यवादी कविता थी, उसकी आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। कि मैं कभी एक भारत सरकार में एक डिस्कशन हुआ था कि गरीबी और गरीब को परिभाषित करने के लिए मानक तैयार करने थे। मैं उसमें गया था, जो मैं तुम्हारे आधार निकलता था, मैंने जो वहाँ प्रेजेंट किया वो अलग बात थी। लेकिन बाद में मैं घर आया तो मैंने एक कविता लिखी, किसी को परिभाषित करने के लिए गरीबी को। आप केवल 4 लाइनें सुनिए कि जो होली के इस अवसर पर बजाकर ढोल गलियों में हर फिरता, नाचता, गाता, सुनाता राग फागुन की। जो होली के इस अवसर पर बजाकर ढोल गलियों में हर फिरता, नाचता, गाता, सुनाता राग फागुन के। कहीं यदि भंग का गोला मिला तो बात मत पूछो, नहीं तो बिन के ही डगमगाता भाव है उनके। जो अपने को बुलाकर बस होकर झूम उठता है उसे कहते गरीबी। जो अपने को बुलाकर मस्त होकर झूम उठता है उसे कहते गरीबी है। और इसकी आखिरी जो पंक्ति जो 4 लाइनें हैं कि मरा तो मिल सकी बीती नहीं तकलीफ जलाने को, कफन कोई नहीं थे चंद बंदे भी उठाने को। जिसे दफना दिया था पासी में खोद कर गड्ढा, नहीं तैयार था कोई उसे अपना बनाने को। न मरने की खबर जिसके कहीं अखबार में निकली उसे कहती गरीबी। न मरने की खबर जिसके कहीं अखबार में निकली उसे कहते गरीबी है। न कोई दान पूजा पाठ अथवा हो सका कुछ भी, न जिसकी राख भी गंगा के घाटों तक पहुंच पाई। गरीबी है गरीबों की, अमीरों को कहा भाई। एक कविता सुनाई तो तालियां बज रही। वही लोग कविता में जो तालियां बज रही बजा रहे थे वो तालियां बजा रहे। अब हम लोग भी तालियां बजाने। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कविता का को विकृत किया गया है, विद्रूप कर दिया गया है और गद्य लिख करके अपने को कवि माना जा रहा है, वैसे में विभोर जी बहुत याद आते हैं। और वो उनको याद करना चाहिए और उनको स्थापित करना चाहिए। उनकी पुस्तक को विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में लगाना चाहिए ताकि बच्चे समझें कि छंद क्या होते हैं और छांदस्यता क्या होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय आचार्य विभोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिशा में हमारे बीच लोग बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हैं, कभी न कभी जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।